हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेंकियोस्टोमा या जिसको आप एम्फीऑक्सिस बोलते हो उसके लार्वल फॉर्म के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं एम्फीऑक्सिस या जिसको हम ब्रेंकियोस्टोमा बोलते हैं उसके लार्वल फॉर्म्स के बारे में। तो अगर हमें ब्रेंकियोस्टोमा के लार्वल फॉर्म्स के बारे में समझना है तो हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या कि ये जो आपके ब्रेंकियोस्टोमा या जिसको आप एम्फीऑक्सिस भी बोल रहे हो वो बेसिकली बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेटा से। ये किससे बिलोंग करता है? सिफेलोकॉर्डेटा से। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो उसके हेड रीजन तक प्रेजेंट हो। सिफेलो वर्ड का मतलब क्या होता है? हेड। ठीक है, सिफेलो वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? हेड। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो उसके हेड रीजन तक प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रेंकियोस्टोमा या जिसके अंदर जिसको हम एम्फीऑक्सिस भी बोलते हैं, यहां पर आप देखोगे कि जो नोटोकॉर्ड है आपका, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड इसके रोस्ट्रम से लेकर कहां तक फैला हुआ होता है? इसके टेल रीजन तक जाता है। ठीक है, अब इस रोस्ट्रम के अंदर भी यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये क्या करता है, इसका जो रोस्ट्रम वाला पार्ट है ये इसको जमीन के अंदर क्या है, होल करने के लिए या बरो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसकी बॉडी को प्राइमरली हम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रंक और टेल। ट्रंक कहां से कहां तक होगा? रोस्ट्रम से लेकर ये जो एट्रियल पोर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से रोस्ट्रम से लेकर और ये आपके एट्रियल पोर वाले पार्ट तक का जो रीजन होता है उसको आप नाम देंगे ट्रंक। और एट्रियल पोर से पीछे तक का जो पार्ट होगा उसको आप नाम देंगे टेल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हेड बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता, ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो ये चीज आपको उसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी तो इसके बारे में मैंने इसके एक्सटर्नल फीचर्स को ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको एक्सटर्नल फीचर्स को आप वहां पे से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें सिर्फ लार्वल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, तो एक बार इसके लार्वल फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके अंदर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जब कॉपुलेशन होता है, फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 8 से 12 घंटे के बाद, फर्टिलाइजेशन के की बात करें तो 8 से 15 घंटे के बाद होगा क्या कि यहां पर एग की हैचिंग होती है और एग की हैचिंग के बाद लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो लार्वा बनता है इनिशियली इसकी जो पूरा का पूरा जो बॉडी होता है लार्वा का वो सीलिएटेड होता है। ठीक है, सो इनिशियली जो लार्वा है उसकी पूरी बॉडी कैसी होती है? सीलिएटेड होती है। ठीक है, यानी उनके पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है जो उसको सीलियरी मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया की मदद से वो क्या है, मूव कर सकता है। ठीक है, साथ के साथ ये प्लैंक्टनिक फीडर्स होते हैं। प्लैंक्टनिक फीडर्स का मतलब कि ये प्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है कि ये क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 से 15 घंटे के बाद एग की हैचिंग होगी, उसके बाद क्या है, सीलिएटेड लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इनिशियली ये जो लार्वा है आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन जो इसका अडल्ट है वो बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो इनिशियली कैसा है, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप होते हैं उनको एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम क्या है, इसके लार्वल फॉर्म का है। एम्फीऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा के लार्वल फॉर्म का ये डायग्राम आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो लार्वा होता है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इलोंगेटेड का मतलब कि इस तरीके से लंबा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर लेटरली कंप्रेस्ड होगा। लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब कि साइड से ये चिपटा होता है, कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे कि सीलिएटेड माउथ होता है, यानी आगे की तरफ आप देखेंगे सीलिएटेड माउथ होगा, माउथ के चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होगा। इनिशियली शुरुआत में सारी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है,
लेकिन ये जो सीलिएटेड माउथ है ये बाद में जाके सिरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या करेगा उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीलिएटेड माउथ का डेवलपमेंट करेगा, तो इस तरीके से माउथ के आगे सीलियरी बेंड्स या सीलियरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो फेरिंजियल सेल्स है, फेरिंजियल जो गिल सेल्स है, उनके जो नंबर्स है शुरुआत में कम होते हैं, लेकिन वो नंबर इंक्रीज होके 14 तक जा सकते हैं। तो इसका जो नंबर देखेंगे कि इनिशियली कम होगा, लेकिन उसके बाद ये कहां तक जा सकते हैं, 14 पेयर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान से देखें तो यहां पर एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एंडोस्टाइल है इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, फेरिंग्स के पास होता है। फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स पे एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एंडोस्टाइल स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो एंडोस्टाइल है ये बेसिकली फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंडोस्टाइल किस में हेल्प करता है, फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो एंडोस्टाइल है वो वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड से मैच करता हुआ स्ट्रक्चर है, यानी जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होगा वो यहाँ पर एंडोस्टाइल का फंक्शन होगा, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट कहां हो रहा है, आपके फेरिंग्स के फ्लोर पे। तो अगर ध्यान से देखें यहां पर, तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर का जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहीं पर इस तरीके से एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एंडोस्टाइल है यही क्या करेगा, फिल्टर फीडिंग में हेल्प करेगा, या बोल सकते हो कि वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के जैसा इसका फंक्शन होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा क्या है कि जो लार्वा है, लार्वा किसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करता है, प्लैंक्टनिक फूड पे, मतलब कि फीड करना स्टार्ट करता है, यानी प्लैंक्टनिक फीडर होते हैं, ये चीज इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मेटाप्लूरल फोल्ड्स। जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स है वो फ्यूज होके क्या बनाएगा, एट्रियल कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एट्रियोपोर में ओपन होता है। अब ये जो एट्रियल कैविटी है, एट्रियल कैविटी क्या होता है इसको समझते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब हम इसका अडल्ट फॉर्म देखते हैं तो अडल्ट फॉर्म में एट्रियल पोर, या बोल सकते हैं जो एट्रियल कैविटी है वो एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है या फेरिंगियल गिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहां पर ध्यान रखना है कि नीचे की साइड, यहां पर भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बट नीचे की साइड क्या होता है, मेटाप्लूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं, मेटाप्लूरल फोल्ड्स, ये नीचे की तरफ डेवलप होते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि एट्रियोपोर से आगे की तरफ होंगे, ठीक है। तो यहां पे मेटाप्लूरल फोल्ड्स होंगे, और ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और उसके ऊपर ही एट्रियोपोर की जहां पर ओपनिंग होती है उससे जस्ट पहले ही ये क्या करेगा, एट्रियल कैविटी बनाता है, और उस एट्रियल कैविटी के अंदर ही फेरिंजियल गिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो फेरिंजियल गिल सेल्स है या फिर जो एट्रियल पोर है वो बाद में जाके किससे ओपन होगा, एक छोटे से ओपनिंग से ओपन होगा जिसको हम एट्रियोपोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो एट्रियल कैविटी है, आई थिंक लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो एट्रियल पोर है, एट्रियल पोर के बाद ये जो खाली कैविटी है जिसके अंदर गिल सेल्स, फेरिंगियल गिल सेल्स मिलता है, उसी खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल कैविटी बोलते हैं, और ये जहां से रिलीज होगा उसको एट्रियल पोर बोलेंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहां पर आप देखेंगे मेटाप्लूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या बोल सकते हो कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इस डायग्राम के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि मेटाप्लूरल फोल्ड फ्यूज होगा किस क्या बनाने में, एट्रियल कैविटी बनाएगा, और बाद में वही जाके एट्रियोपोर के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि जो माउथ अपीयर होता है वो लेफ्ट साइड में ओपन होगा, ठीक है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ये आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो सारे स्ट्रक्चर इधर उधर होंगे, यानी यहां पर किसी भी तरीके का सिमेट्री देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पे माउथ अपीयर होगा, और वो भी किधर की साइड अपीयर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो माउथ कहां अपीयर हो रहा है, लेफ्ट साइड में यहां पर अपीयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला का मतलब क्या होता है, डाइवर्टिकुला एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। डाइवर्टिकुला क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो बाद में जाके एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा,
एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेगा। तो इनिशियली जब हैचिंग हो जाती है, हैचिंग होने का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, तो कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें से एक डाइवर्टिकुला होता है। यही डाइवर्टिकुला बाद में जाके क्या है, पूरा का पूरा गट का फॉर्मेशन करेगा, या बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो डाइवर्टिकुला है उसका वो क्या करता है, एंटीरियर गट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वो भी कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा। ये भी क्योंकि ये पूरा का पूरा लार्वा कैसा है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, विद लेफ्ट वन रिमेनिंग स्मॉलर, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट वन वाला होगा वो छोटा रह जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपल सा एक टर्म याद रखना है कि यहाँ पे जो डाइवर्टिकुला होगा लार्वा के अंदर, जो लार्वा के अंदर जो डाइवर्टिकुला पाउच होगा या जो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, वो किसका फॉर्मेशन करता है, एलिमेंट्री कैनाल या गट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो गिल स्लिट्स होंगे, गिल स्लिट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स कैसा होता है, ये भी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बोथ साइड फर्स्ट डेवलप होगा, उसके बाद क्या होगा कि राइट साइड पे चला जाता है, अपीयरिंग ऑन राइट साइड। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जब लार्वल फॉर्म अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो यहां पे होगा क्या कि जो लार्वल फॉर्म है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे जो लार्वा है, लार्वा लगभग 3 महीने स्पेंड करता है एज अ पेलाजिक लाइफ। पेलाजिक लाइफ का मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे पानी में फ्री स्विम कर सकता है, उसके सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है। तो पेलाजिक का मतलब होता है कि फ्री स्विमर होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा, सिंपल मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है फ्री स्विमर। ठीक है, फ्री स्विमर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ठीक है, यानी पानी के सरफेस पे ही आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, इनका जो एक्टोडर्मल सीलिया था, अब क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इनकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी सीलिएटेड होते हैं। तो ये क्या है, सीलियरी मूवमेंट शो कर रहा होता है, यहां पर आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इनिशियली क्या है, इनका जो एक्टोडर्मल सीलिया है एंड लार्वल क्लब शेप ऑर्गन्स, वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होना स्टार्ट होगा तो जितना भी इनका सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स थे, या आप बात करें कि जो लार्वल क्लब शेप ऑर्गन्स थे, वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब उसकी जगह क्या है, नए स्ट्रक्चर्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका ओरल हुड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओरल हुड के से क्या होगा, माउथ उसके जस्ट नीचे होता है, तो ओरल हुड क्या करेगा, बेसिकली उसके आगे सिरस होता है, तो कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओरल हुड हो गया जिसके अंदर सिरस या सिरई प्रेजेंट होगा, व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वेलम आ जाएगा, नेफ्रीडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस के बाद ये सारे नए स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो गिल स्लिट्स है उसके जो नंबर्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड है वो कहां तक चला जाता है, रोस्ट्रम तक चला जाता है। इनिशियली रोस्ट्रम तक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर कहां तक चला जाएगा, नोटोकॉर्ड आपका रोस्ट्रम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो लार्वल फॉर्म्स है ये हमें, इसकी स्टडी हमें क्या सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करती है, तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा के एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो ये हमें बेसिकली क्या करता है, कॉर्डेट्स के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा के एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से हमें क्या मिलने वाला है कि कॉर्डेट्स की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कि किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ है, वो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर जनरली अगर हम बात करें, जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर यहां पर किसकी तरह ओपन होता है, फर्स्ट एनस की फॉर्म में ओपन होता है। तो जब ब्लास्टोपोर अगर एनस की फॉर्म में एंटर होता है या ओपन होता है, तब ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूटीरियोस्टोम बोलते हैं। तो यहां पर आपका ये जो ब्रैंकियोस्टोमा या जिसको एम्फीऑक्सिस या लेंसलेट बोलते हैं, वो कैसा होगा, ड्यूटीरियोस्टोम स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस कि यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर है उसका फेट कैसा होगा कि वो एनस बनाएगा, अगर वो माउथ बनाता है तब उसको प्रोटियोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो वो क्या है, अलोंग विद द कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मिड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एम्फीऑक्सिस है वो क्या है, एंड इट्स फॉर्म्स इट्स सीलोम क्लोज रिलेशन विद द इकाइनोडर्म्स। यानी जनरली क्या है कि जो एम्फीऑक्सिस है वो इकाइनोडर्म से भी सिमिलरिटी शो करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट है,
या फिर आप बोल सकते हो कि ये कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारी हमें इनसाइट्स दे देता है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लार्वल फॉर्म्स ब्रेंकियोस्टोमा का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।